कहानी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि एक दिन जमीन के अंदर अचानक कुछ हलचल हुई और जमीन के अंदर सिंक होल्स से कुछ क्रीचर्स बाहर निकले। ये क्रीचर्स काफी खतरनाक थे और सिर्फ 1 महीने के अंदर ही इन क्रीचर्स ने जमीन की 95% आबादी तबाह कर दी थी, जिसके बाद अब कुछ ही लोग बच पाए थे और सर्वाइवर्स वही लोग थे जो कि ऊंचे पहाड़ी इलाकों जैसे कि 8000 फीट के ऊपर रहा करते, क्योंकि इन क्रीचर्स के ऊपर आने की भी एक हद थी जिसके अंदर वो 8000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर नहीं जा सकते थे। इसीलिए तमाम सर्वाइवर्स को 8000 फीट से ऊपर रहने के लिए ही सलाह दी गई थी। यहाँ इन क्रीचर्स पर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं होता था और इन क्रीचर्स का नाम रीपर्स पड़ गया था क्योंकि ये रीपर्स इंसानों का शिकार करते थे और उन्हें मार डालते थे। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम रॉकी माउंटेन कोलोराडो नाम की एक जगह को देख पाते हैं जो कि 8000 फीट की बुलंदी पर थी, यानी कि यहाँ पर रहने वाले लोगों को कोई खतरा नहीं था। इसके बाद हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम हंटर होता है। हंटर पहाड़ी के दूसरे टाउन के लोगों को देख रहा था कि तभी उसके पीछे वो क्रीचर्स पड़ जाता है क्योंकि वो 8000 फीट से नीचे की तरफ आ गया था। अब वो जल्दी से भागकर एक सफेद लाइन की दूसरी तरफ आता है और ये लाइन जाहिर करती है कि इस लाइन के पार 8000 फीट की ऊंचाई है और ये क्रीचर्स इसे पार नहीं कर सकते। हंटर अपनी जान बचाकर वापस कैंप में अपने पिता विल के पास पहुंच जाता है और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाता है। ये सब सुनकर विल बुरी तरह चौंक जाता है और गुस्से में आ जाता है। वो फौरन हंटर को सख्ती से खबरदार करते हैं कि आइंदा कभी ऐसी खतरनाक हरकत करने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि अब इस दुनिया में इन दोनों के पास एक दूसरे के सिवा कोई सहारा नहीं बचा था। विल पहले ही बहुत कुछ खो चुका था और अब वो किसी और को खोने का दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर इसके बाद विल केटी नाम की एक लड़की के साथ शिकार पर जाता है तो विल अपनी दोस्त केटी को इस पूरे वाकये के बारे में बताता है। केटी हंटर के जज्बात को समझती है। आखिर वो इस पूरे कैंप में अकेला बच्चा था और इस उम्र में दोस्त ढूंढना एक बिल्कुल स्वाभाविक बात थी, लेकिन विल के जहन में एक और बात भी चल रही थी, क्योंकि आज हंटर जिस चट्टान तक गया था ये वही जगह थी जहां 1 साल पहले उसने अपनी माँ को हमेशा के लिए विदा कहा था। दरअसल 1 साल पहले हंटर की माँ एक टीम के साथ पहाड़ के नीचे गई थी, मगर वहां एक खौफनाक राक्षस के हमले में मारी गई और फिर वो कभी वापस नहीं आई। उसी रात जब विल आराम करने की तैयारी कर रहा था तो अचानक घर के अंदर से जोरदार खांसी की आवाज सुनाई देती है। विल फौरन भागकर अंदर आता है और देखता है कि हंटर बिस्तर पर लेटा हुआ है और दर्द से तड़प रहा है। विल जल्दी से ऑक्सीजन मशीन का फिल्टर तब्दील करता है और थोड़ी ही देर में हंटर की हालत धीरे धीरे संभलने लगती है। असल में हंटर एक प्रीमेच्योर बेबी था जिसे पैदाइशी फेफड़ों की बीमारी थी। इसी वजह से उसे हर रात सोते वक्त ऑक्सीजन मशीन पहननी पड़ती थी, वरना चंद ही लम्हों में उसका दम घुट सकता था। लेकिन जब विल अपने बेटे को सुला देता है तो उसके दिल में एक नई परेशानी जन्म लेती है, क्योंकि घर में फिल्टर सिर्फ एक ही बचा था और अगर वो भी खत्म हो गया तो हंटर की जिंदगी भी खत्म हो सकती थी। अपने बेटे को बचाने के लिए विल एक खतरनाक फैसला करता है। वो नक्शा निकालता है और तय करता है कि वो एक आखिरी कोशिश करेगा, यानी पहाड़ के नीचे जाकर किसी हॉस्पिटल में फिल्टर तलाश करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना खतरे में डालनी पड़े। लेकिन ये काम बेहद खतरनाक था, इसीलिए विल ने अपनी पड़ोसन नीना से संपर्क किया, क्योंकि इस मिशन की कामयाबी के लिए एक एक्सपर्ट की मदद जरूरी थी। नीना एक फिजिसिस्ट थी जिसने पिछले 3 सालों में इन खौफनाक क्रीचर्स को खत्म करने के तरीकों पर लगातार रिसर्च की थी। अगर कोई इस मिशन के कामयाब होने की संभावना बढ़ा सकता था तो वो सिर्फ नीना ही थी। लेकिन जैसे ही नीना को पता चला कि विल पहाड़ के नीचे जाने का इरादा रखता है तो उसने सिर्फ एक सादा सा जुमला कहा कि ये तो सीधा सीधा खुदकुशी करने जैसा है। ये सुनकर विल ने पुरानी बातें याद दिलाईं। 1 साल पहले नीना ने खुद कहा था कि अगर वो अपनी लेबोरेटरी में वापस जा सके तो शायद इन क्रीचर्स को मारने का कोई हल तलाश कर ले। इसी उम्मीद में विल की बीवी उसके साथ पहाड़ के नीचे गई थी, मगर बदकिस्मती से वहां एक क्रीचर के हमले से वो मार दी गई। ये बात सुनते ही नीना के दिल में एक बार फिर गुनाह का एहसास जाग उठा। उसका रवैया नरम पड़ गया, लेकिन उसने विल को खबरदार करते हुए कहा कि हॉस्पिटल लगभग 6000 फीट की ऊंचाई पर है और वहां तक पहुंचने के रास्ते में बेशुमार रीपर्स का सामना करना पड़ेगा। इस सफर से जिंदा वापस आने की संभावना लगभग 0 है। लेकिन विल को ये सब पहले से मालूम था, उसने पहले ही तैयारी कर रखी थी। नक्शे की मदद से उसने एक थोड़ा सुरक्षित रास्ता तलाश किया था ताकि 8000 फीट की ऊंचाई पर गुजारा जाने वाला वक्त मुमकिन हद तक कम रखा जा सके। ये सब बताने के बाद विल ने नीना की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया और साफ कह दिया कि वो किसी भी हाल में अपने बेटे को बचाने के लिए फिल्टर लेने जाएगा। इधर हंटर की देखभाल के लिए कैंप में एक बूढ़ी औरत को बुलाया गया। इसके बाद विल एक वेपन शॉप की तरफ गया ताकि जरूरी हथियार ले सके।
लेकिन जैसे ही वो रवाना होने लगा, अचानक केटी वहां पहुंच गई। उसने विल से नाराजगी का इजहार किया कि इतना बड़ा फैसला करते वक्त उसने उसे बताया तक नहीं। फिर दोनों ने मिलकर एक राइफल खरीदी और केटी ने फैसला किया कि वो भी उसके साथ पहाड़ के नीचे जाएगी। उसने कहा कि वैसे भी एक न एक दिन उन्हें इन क्रीचर्स का सामना करना ही है, तो क्यों न इस लम्हे को खुद ही करीब ले आई। ये सुनकर विल खामोश हो गया और आखिरकार उसे केटी को अपने साथ जाने की इजाजत देनी पड़ी। जैसे ही दोनों दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने देखा कि नीना पहले से ही सड़क के किनारे उनका इंतजार कर रही थी। विल ने रास्ता समझाते हुए बताया कि पहले वो एक लिफ्ट के जरिए दूसरी पहाड़ी तक पहुंचेंगे। इसके बाद वो नीचे की तरफ बढ़ने लगे और कुछ ही देर में 8000 फीट की हद के करीब पहुंच गए। तीनों को अच्छी तरह मालूम था कि अगर वो इस हद को पार करते हैं तो इसका मतलब है कि वो सीधा यमराज के दरवाजे पर कदम रख रहे हैं। लेकिन एक ही मकसद के लिए वो आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्हें रास्ते में 2 पुराने फौजी आर्मर्ड व्हीकल्स नजर आए। विल खुशी से फौरन अंदर गया ताकि कोई उपयोगी सामान तलाश कर सके और वहां उसे एक ग्रेनेड लॉन्चर मिल गया। ये देखकर केटी ने फौरन उसे अपनी राइफल के साथ लगा लिया और बताया कि अपने गांव में उसने इस हथियार की ट्रेनिंग हासिल की थी और इसे इस्तेमाल करना अच्छी तरह आता है। शाम तक सफर करते करते तीनों आखिरकार 1720 फीट की ऊंचाई पर मौजूद एक स्कीइंग एरिया तक पहुंच गए। लेकिन वो अभी नीना के खास तौर पर बनाए गए सेंसर तक पहुंचे भी नहीं थे कि अचानक उनकी घड़ी तेजी से रिस्पॉन्स देने लगी और कुछ फासले पर जंगल के अंदर लाल रोशनी जल उठी। इसका साफ मतलब था कि एक रीपर उनका पीछा कर रहा है। ये देखते ही विल फौरन पहाड़ की तरफ भागने लगा, लेकिन नीना जानती थी कि इस रीपर से भागकर बचना मुमकिन नहीं और उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, पहाड़ पर मौजूद केबल कार के जरिए ऊपर पहुंचना। ये सुनकर विल फौरन होश में आया और नीना से कहा कि वो उसे पावर ऑन करने के लिए कवर दे। लेकिन इधर केटी खौफ के मारे पहले ही सर झुकाए पहाड़ की चोटी की तरफ दौड़ रही थी। तभी अचानक एक रीपर खामोशी से उनके सामने जाहिर हो गया। घबराहट में केटी ने फौरन एक ग्रेनेड फेंक दिया। अगले ही लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और गोला सीधा जाकर रीपर्स पर गिरा। लेकिन सबकी हैरत की इंतहा तब हुई जब अगले ही लम्हे रीपर धुएं में से बिल्कुल सही सलामत बाहर निकल आया, जैसे उसे कोई नुकसान ही न हुआ हो। ये देखकर केटी बुरी तरह घबरा गई और फौरन मुड़कर भागने लगी। खुशकिस्मती से इसी दौरान विल ने केबल कार को कामयाबी से चालू कर दिया था और वो नीना के साथ इसमें बैठ गया। केटी भी एक ढांचे पर चढ़ गई और जब वो केबल कार पर कूदने वाली थी तो विल ने ऐन वक्त पर उसका हाथ पकड़ लिया। लेकिन रीपर ने अब भी उनका पीछा नहीं छोड़ा था। केबल कार लगभग 8000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने ही वाली थी कि अचानक रीपर ने अपनी टेंटेकल से केबल को काट दिया और वो सीधे नीचे गिर पड़े। जमीन पर गिरते ही तीनों फौरन उठे और पूरी ताकत से भागने लगे और खुशकिस्मती से सीमा की लकीर पार कर गए। रीपर कुछ देर तक गुस्से में दहाड़ता रहा और फिर आखिरकार हार मानकर वापस चला गया। इसी लम्हे केटी को एहसास हुआ कि पहाड़ के नीचे आना वाकई कितना खतरनाक था। फिर इसके बाद ये तीनों रात गुजारने के लिए एक पुराने फार्म हाउस में रुके। हाल ही में बचने की खुशी में नीना ने जश्न मनाने के लिए एक कप उठाया, जबकि केटी अब भी खौफजदा थी और उस खौफनाक रीपर के बारे में सवाल करने लगी कि वो आखिर हकीकत में कहां से आया था। इस पर विल ने कहा कि शायद हकीकत वही है जो कुछ लोग कहते हैं कि ये रीपर्स दरअसल देवता हैं जो इंसानों को जमीन तबाह करने की सजा देने आए हैं। आखिरकार इस दुनिया में आने के बाद उन्होंने इंसानों का शिकार करने के अलावा कोई और बुराई नहीं की। ये बात सुनकर माहौल अचानक भारी हो गया और सबके दिलों पर एक अजीब सा बोझ छा गया। रात गहरी होने पर विल को अपनी बीवी के साथ आखिरी बातचीत याद आने लगी। वो उसे लगातार समझा रहा था कि नीना के साथ नीचे जाना बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसकी बीवी ने सिर्फ एक बात कही थी। उसकी बीवी ने कहा था कि वो ये सब अपने बच्चों के लिए कर रही है, क्योंकि चाहे कितने ही फिल्टर क्यों ना हो, एक दिन वो भी खत्म हो जाएंगे और सिर्फ रीपर्स को शिकस्त देकर दुनिया को वापस हासिल करना ही हंटर के सुरक्षित भविष्य की गारंटी बन सकता है। अगले दिन तीनों ने दोबारा सफर शुरू किया। अब उन्हें सिर्फ 22 माइल लंबी एक माइन को पार करना था और इसके बाद वो सिटी हॉस्पिटल तक पहुंच सकते थे। लेकिन नीना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसने सवाल उठाया, कौन इस बात की गारंटी दे सकता है कि माइन के अंदर कोई जगह 8000 फीट से नीचे नहीं होगी? ये सवाल सुनकर विल को मानना पड़ा कि अगरचे माइन के दोनों सिरे सुरक्षित हद पर हैं, लेकिन इसके अंदर लगभग 230 यार्ड का एक खतरनाक इलाका भी है। ये सुनकर नीना और केटी दोनों गुस्से में आ गईं, क्योंकि सब जानते थे कि रीपर्स अगर असल में जमीन के नीचे ही रहते हैं और अगर वो माइन के अंदर दाखिल हुए तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। लेकिन विल ने उन्हें समझाया कि अगर वो तेजी से दौड़े तो इस खतरनाक इलाके को पार करने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, इसलिए ज्यादा फिक्र की जरूरत नहीं। अगरचे ये
बात नीना और केटी के गुस्से को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकी, लेकिन अब वापस जाना मुमकिन नहीं था। आखिरकार दोनों ने सेफ्टी हेलमेट पहने और तीनों माइन के अंदर दाखिल हो गए। लेकिन कुछ ही देर बाद उन्हें एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि माइन के दरमियान वाला दरवाजा वेल्डेड था और अब उनके पास आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता बाकी था, नीचे जाने का। इसका मतलब साफ था कि अब वो मुकम्मल तौर पर खतरनाक इलाके में दाखिल होने वाले थे। विल ने मजबूत लहजे में कहा कि अपने बेटे को बचाने के लिए वो अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। ये सुनकर दोनों औरतें भी उसके कदम से कदम मिलाकर चलने लगीं। लेकिन जैसे ही उन्होंने इस तंग और अंधेरे सीढ़ी नुमा पाइप को देखा तो केटी के दिल में हल्की सी घबराहट पैदा हो गई। फिर भी तीनों ने हिम्मत जमा की और धीरे धीरे इस पाइप के अंदर दाखिल हो गए और एहतियात से आगे बढ़ने लगे। लेकिन कुछ ही देर बाद केटी को पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। विल फौरन समझ गया और उसने धीरे से कहा, लाइट को ढक दो। अगले ही लम्हे उन्होंने अंधेरे में एक लाल रोशनी चमकती हुई देखी। ये देखकर तीनों चौंक गए और फौरन मुड़कर भागने लगे। घबराहट में विल ने फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन तमाम बुलेट्स रीपर्स के सख्त बाहरी खोल से टकराकर वापस उछल गईं। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, उन्हें सिर्फ भागते रहना था। घबराहट में विल एक तरफ मौजूद गुफा में दाखिल हो गया, लेकिन अंदर जाकर पता चला कि वो एक डेड एंड था। इसी अफरा तफरी में नीना को अचानक याद आया कि ये रीपर्स इंसानों को कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए पहचानते हैं। उसने फौरन विल और केटी को सांस रोकने का इशारा किया, लेकिन तभी एक रीपर ने अपनी टेंटिकल गुफा के अंदर दाखिल कर दी और धीरे धीरे अंदर की सूरत ए हाल जांचने लगा। वक्त गुजरता जा रहा था और तीनों के लिए सांस रोकना मुश्किल होता जा रहा था। तब अचानक विल के जहन में एक ख्याल आया। उसने एक लाइट स्टिक जलाई और उसे एक तरफ फेंक दिया, जिससे उन्हें दोबारा सांस लेने का मौका मिल गया। इसी दौरान केटी की नजर आगे एक दरार पर पड़ी। उसने जल्दी से कुछ पत्थर हटाए और उस दरार में दाखिल हो गई। उसने विल और नीना की वार्निंग की परवाह किए बिना पहले इस दरार से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, वो उस रीपर के सामने आ गई जो काफी देर से उसका इंतजार कर रहा था। अगले ही लम्हे उसकी तेज टेंटिकल ने केटी के सीने को चीर दिया। जब विल दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो उसने देखा कि रीपर केटी को अंधेरे में घसीट रहा है। ये मंजर देखकर उसका दिल टूट गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अंजाम ऐसा होगा। उसे जबरदस्त पछतावा होने लगा, क्योंकि उसकी वजह से एक और इंसान की जान चली गई थी। इसी दौरान नीना गुफा के अंदर रास्ता तलाश कर रही थी और उसे एक सीढ़ी नजर आई जो ऊपर की सतह की तरफ जा रही थी। दोनों फौरन उस पर चढ़ने लगे और तंग रास्तों से गुजरते हुए आखिरकार माइन के दूसरे सिरे तक पहुंच गए। जब उनका तनाव कुछ कम हुआ तो गम एक लहर की तरह वापस आ गया। केटी की मौत एक साए की तरह थी जिसने विल और नीना के दिल को मुकम्मल तौर पर ढक लिया था, लेकिन उनके पास रुकने का वक्त नहीं था। उन्हें आगे बढ़ना ही था। रात गहरी होती जा रही थी और दोनों एक गार्ड की छोटी सी झोंपड़ी के करीब पहुंचे। वहां बाहर एक पिकअप ट्रक खड़ा था। जब उन्होंने उसे चेक किया तो मालूम हुआ कि गाड़ी अब भी काम कर सकती है। सिर्फ उसके टायर थोड़े पुराने थे, मगर हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए काफी थे। चूंकि रात में सफर करना खतरनाक था, इसलिए दोनों ने फैसला किया कि आज की रात यहीं आराम करेंगे। खाना खाते दौरान विल ने एक बार फिर केटी का जिक्र किया और मान लिया कि उसकी मौत का जिम्मेदार वो खुद है। लेकिन नीना ने फौरन इस ख्याल को रोक दिया और कहा कि अगर वो केटी की कुर्बानी को कीमती बनाना चाहते हैं तो उन्हें गुनाह के एहसास में डूबने के बजाय उस रीपर के खिलाफ नफरत रखनी चाहिए जिसने उसे मारा, क्योंकि सिर्फ इसी सूरत में वो बदला लेने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा सकेंगे। ये कहते हुए नीना ने एक नोटबुक खोली और बताया कि इस आफत के आने से पहले वो एक खास खनिज पर रिसर्च कर रही थी। ये एक खूबसूरत ऑक्साइड मिनरल था। उसके मुताबिक रीपर्स की खाल इतनी मजबूत इसलिए है क्योंकि उस पर सुरक्षात्मक बिजली की लहर की एक तह मौजूद है। अगर गोली इस खनिज के साथ मिल जाए तो बड़ा फर्क पैदा हो सकता है। अगर गोली इस खनिज के साथ मिल जाए तो रीपर्स के जिस्म से टकराते ही लगभग 1 मिलियन वोल्ट का फर्क पैदा हो सकता है, जिससे उसकी खाल जलने लगेगी और उसकी सुरक्षात्मक ताकत खत्म हो जाएगी। लेकिन विल को यह ख्याल बहुत अव्यावहारिक लगा। उसने कहा कि रीपर्स कोई मशीन नहीं है, वो खुद से बिजली कैसे पैदा कर सकते हैं। ये सुनकर नीना खामोश हो गई। उसने अपनी बात साबित करने की कोशिश भी नहीं की और यूं एक खामोश रात गुजर गई। अगले दिन दोनों ने तैयारी की, गाड़ी स्टार्ट की और एक पांव एक्सेलरेटर पर रखते हुए पहाड़ की तरफ तेजी से रवाना हो गए। हैरत की बात यह थी कि रास्ते में उन्हें कोई रीपर नहीं मिला और वो कई सालों से बंद पड़े हॉस्पिटल तक आसानी से पहुंच गए। दोनों ने दरवाजा तोड़ा और अंदर दाखिल होकर बिखरे हुए सामान में तलाश शुरू कर दी। आखिरकार एक अलमारी में उन्हें वो फिल्टर मिल गया जिसकी उन्हें जरूरत थी। लेकिन उसी वक्त नीना की सेंसिटिव वॉच सेंसर ने इशारा दिया कि राक्षस करीब आ रहा है।
विल ने फौरन फिल्टर बैग में डाले और नीना के साथ बाहर की तरफ भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो गलियारे में पहुंचे, रीपर के तेज पंजे अचानक दीवार से बाहर निकल आए। दोनों ने बड़ी मुश्किल से खुद को बचाया, मगर अगले ही लम्हे रीपर ने अपनी टेंटिकल बढ़ाई और विल को मजबूती से पकड़ लिया। ये देखकर नीना ने फौरन फैसला किया। उसने एक फायर एक्सटिंग्विशर टूल उठाया और पूरी ताकत से रीपर पर वार किया, जिससे विल उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया। लेकिन रीपर दोबारा तेजी से इनके करीब आ रहा था और इनके पास भागने का समय नहीं था। इसी नाजुक लम्हे विल की नजर करीब पड़े एक ऑक्सीजन टैंक पर पड़ी और उसे एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने नीना से कहा कि वो स्टेयरकेस रूम में छुप जाए, जबकि वो खुद बार काउंटर के पीछे खामोशी से इंतजार करेगा। जैसे ही रीपर धुएं में से बाहर निकला, विल ने फौरन ऑक्सीजन टैंक को धमाके से उड़ा दिया, जिसकी वजह से एक जबरदस्त धमाका हुआ और रीपर सीधा इमारत से बाहर जा गिरा और जमीन पर बेहोश पड़ा रहा। लेकिन दोनों जानते थे कि वो चीज इतनी आसानी से मरने वाली नहीं, इसीलिए वो फौरन बाहर की जानिब भागने लगे। इसी दौरान नीना के जहन में अचानक एक ख्याल आया कि क्यों न वो अपनी लेबोरेटरी जाकर रीपर्स के मसले का स्थायी हल तलाश करे। उसने विल को समझाया कि अगर वो इस बार फिल्टर लेकर वापस भी चले जाए तो अगली बार क्या करेंगे। क्या उन्हें दोबारा अपनी जान खतरे में डालकर नीचे नहीं आना पड़ेगा? और क्या वो बच्चों को हमेशा पहाड़ पर कैद रख सकते हैं? ये बात विल को कायल करने में कामयाब हो गई और वो नीना के साथ लेबोरेटरी की तरफ बढ़ गया। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि वो रीपर धीरे धीरे होश में आ रहा है और शिकार के एक नए दौर के लिए तैयार हो रहा है। कुछ देर बाद विल और नीना बगैर रुके लेबोरेटरी पहुंच गए। नीना ने फौरन केमिकल रिएजेंट्स उठाए और एक मिश्रण तैयार करने लगी, जबकि विल आसपास नजर रख रहा था। इसी दौरान उसकी नजर मेज पर रखी नीना के खानदान की 4 लोगों की तस्वीर पर पड़ी। तब उसे एहसास हुआ कि नीना के पास भी एक दर्दनाक अतीत है। इसी लम्हे विल को सब कुछ समझ आ गया। उसे एहसास हुआ कि नीना के लिए उसकी नाराजगी दरअसल उसके अपने दुख का इजहार थी, क्योंकि अगर नीना ना होती तो शायद उसकी बीवी भी अपने बेटे के लिए हल तलाश करने नीचे न जाती। इधर नीना ने गोली को तब्दील किया, लेकिन जब विल ने रीपर्स की खाल पर ट्रिगर दबाया तो उसका कोई असर नहीं हुआ। ये मंजर देखकर नीना के दिल में मायूसी बढ़ने लगी। उसने विल से कहा कि वो फौरन फिल्टर लेकर कैंप वापस चला जाए, जबकि वो खुद आखिरी लम्हे तक रिसर्च जारी रखेगी। आखिरकार नीना ने एक अजीब सी बात कही, अगर वाकई उसे लेबोरेटरी में मरना भी पड़ा तो उसके लिए यही एक बेहतरीन अंजाम होगा। जब विल ने उसे रोकने और साथ चलने के लिए मनाने की कोशिश की तो नीना ने उसे यकीन दिलाया कि उसकी गाड़ी बाहर खड़ी है। अगर उसे कोई अहम खोज मिलती है तो वो फौरन उसके पास पहुंच जाएगी। नीना के मजबूत इरादे को देखकर विल खामोश हो गया और आखिरकार गाड़ी लेकर पहाड़ की तरफ रवाना हो गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक गाड़ी के अगले टायर फट गए और गाड़ी एक पत्थर से टकराकर उलट गई। इधर नीना इस हादसे से बिल्कुल बेखबर अपने एक्सपेरिमेंट में मसरूफ थी, मगर बार बार कोशिश के बावजूद उसकी तैयार की गई गोली अब भी रीपर्स के खोल को नहीं चीर पा रही थी। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात ये थी कि उसकी वॉच खामोशी से सिग्नल दे रही थी, जिसका मतलब था कि रीपर्स तेजी से उसके करीब आ रहे हैं। नीना का दिल धीरे धीरे डूबने लगा। क्या वाकई अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही? तभी अचानक उसकी नजर शेल्फ पर रखी एक पावर बैटरी पर पड़ी और उसके जहन में एक जबरदस्त ख्याल आया। उसने पावर बैटरी पाउडर को अपने तैयार किए हुए सामान में शामिल किया, फिर उसे अच्छी तरह मिलाया, गोली पर लगाया और उसे ओवन में खुश्क होने के लिए रख दिया। अगले ही लम्हे उसने बंदूक उठाई और उसकी जानिब बढ़ते हुए एक रीपर की तरफ ट्रिगर दबा दिया, जिसके बाद ये सीन यहीं पर कट हो गया। इधर दूसरी तरफ बेहोश विल धीरे धीरे होश में आ रहा था। दूर से रीपर्स की खौफनाक दहाड़ सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से सीट बेल्ट खोला और बाहर निकलने के लिए विंडशील्ड को लात मारने लगा। फिर जैसे ही वो सीमा की लकीर पार करने वाला था, अचानक एक रीपर उसके सामने आ खड़ा हुआ और अगले ही लम्हे उसके पीछे 2 और रीपर्स नमूदार हो गए। तीनों तरफ से होने वाले इस हमले को देखकर विल एक लम्हे के लिए घबरा गया। उसने फौरन सामने वाले रीपर्स पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन गोलियां उसके खोल से टकराकर ऐसे वापस उछल गईं जैसे किसी लोहे की प्लेट से टकराई हों। ये देखकर विल मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया। उसने अपना हथियार जमीन पर फेंक दिया और खामोशी से मौत का सामना करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसी लम्हे एक अजीब सी आवाज गूंजी और अगले ही लम्हे उसने देखा कि तीनों रीपर्स एक एक करके जोरदार धमाके के साथ फट रहे हैं। ये सीन देखकर विल खुशी से उछल पड़ा।
उसे यकीन नहीं आ रहा था कि नीना वाकई कामयाब हो गई है। लेकिन जब वो इन रीपर्स के ढांचे के करीब गया तो एक हैरान कर देने वाली हकीकत उसके सामने आई। उनके अंदर न मांस था और न ही हड्डियां, बल्कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स का ढेर भरा हुआ था। तब उसे समझ आया कि उन्हें खाने या आराम की जरूरत क्यों नहीं होती थी, क्योंकि हकीकत में वो एक मशीनरी प्रोडक्ट है। लेकिन इस हकीकत ने विल के जहन में और भी सवाल पैदा कर दिए। आखिर ये रीपर्स किसने बनाए थे? क्या ये वाकई कोई फॉरेन प्रोडक्ट थे या फिर वाकई ये इंसानियत को दी जाने वाली किसी देवता की सजा थी? लेकिन एक बात अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि अब इंसानों के पास इन रीपर्स के खिलाफ जवाबी हमले का तरीका मौजूद था। अब वो हमेशा के लिए पहाड़ों में कैद रहने वाले नहीं थे। विल कामयाबी के साथ कैंप वापस पहुंचा और अपने बेटे हंटर को मजबूती से गले लगा लिया। इधर दूसरी तरफ नीना ने एक पायरेट फ्लैग लहराकर आसपास के तमाम कैंपों को इशारा दिया कि उसने रीपर से निपटने का तरीका ढूंढ लिया है। जल्द ही सभी लोगों ने अपनी गोलियों को इसी फार्मूले के मुताबिक तब्दील करना शुरू कर दिया और फिर मुकम्मल तैयारी के साथ उन्होंने इस 8000 फीट की हद को पार किया जिसे वो पहले कभी पार नहीं कर सकते थे। इसके बाद लगातार फायरिंग शुरू हो गई। एक एक करके तमाम रीपर्स धमाकों के साथ राख में तब्दील होते गए और इंसानियत ने आखिरकार अपना खोया हुआ घर वापस हासिल कर लिया। लेकिन जब सब लोग इस जीत की खुशी मना रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं जहां नीना और विल को दिखाया जाता है जो कि टेलीस्कोप की मदद से ऊपर आसमान की तरफ देख रहे थे। तभी उन्हें 3 मीटियर्स आते हुए दिखाई देते हैं जमीन की तरफ, जिससे हमें समझ आता है कि और भी मशीन्स इंसानों को मारने के लिए भेजी जा रही थीं और शायद एलियंस को समझ आ गया था कि इंसानों को ये चीज पता चल गई है कि इन मशीन्स यानी रीपर्स को कैसे मारना है। तो मुमकिन है कि उन्होंने अपग्रेड करके यहाँ पर और भी रीपर्स भेजे हों। और बात रही कि ये नीचे सिंक होल्स से कैसे आए थे, ये सिंक होल्स बने ही ऐसे होंगे। ये मीटियर्स पहले यहाँ पर गिरे होंगे और अंडरग्राउंड में ये सब कुछ हुआ होगा, जिसके बाद ये बाहर आकर सारे इंसानों को मारने लगे थे और इसके पीछे शायद अर्थ पर टेक ओवर करने का ही रीजन था। और बस इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एलिवेशन मूवी की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पैगाम के साथ मुझे इजाजत दें कि उम्मीद हमेशा मौजूद होती है, बस उसे देखने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।